तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं घटना से पूर्वावलोकन की पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ और इसी क्रम में हम लोग 25 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 26वां टॉपिक है। तो आज हमारा टॉपिक है संसदीय अधिनियम और इसी चैनल पे दोस्तों हमारा आधुनिक भारत पूर्वावलोकन का सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम 10 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो कुछ कोर सब्जेक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं। तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स है, उसको देख लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। खाद्य मिलावट निवारक निरोध अधिनियम। खाद्य मिलावट निवारक अधिनियम 1954 वर्ष 1954 में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय होते हैं तथा ऐसे सभी अपराध न्यूनतम 3 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों को छोड़कर संक्षिप्त विचारणीय होंगे। मतलब सभी जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के तहत सभी अपराध संज्ञेय होते हैं तथा ऐसे सभी अपराध संक्षेपित विचारणीय होंगे जो न्यूनतम 3 माह से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध को छोड़कर न्यूनतम 3 माह से अधिक जो कारावास के जो अपराध है उनको छोड़कर विचारणीय होंगे। सिविल अपराध संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचार प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ था। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू। बस 2015 में इसमें संशोधन करके इसमें किए गए संशोधन में 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। में इसमें संशोधन हुआ था और ये 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। यह अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो न्यायालय अग्रिम जमानत पर विचार कर सकता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन जो किया गया अपराध है उनका अन्वेषण जो है पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक के कोई अधिकारी नहीं करेंगे। इस नियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथा तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम वर्ष 1956 में अधिनियमित व प्रवर्तित हुए थे। सती निरोध अधिनियम 1987 21 मार्च 1988 से लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से पूर्णतः लागू हुआ था। इसकी कुछ धाराएं अधिनियम के अधिसूचित होने की तिथि 15 अक्टूबर 2005 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई थी। सूचना अधिकार एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेकों निर्णय में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रदत्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकारों में निहित माना जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एक
उक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2019 में अधिसूचित सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत इसे 3 वर्ष या 65 वर्ष कर दिया है। पहले 5 वर्ष और 65 वर्ष था दोस्तों, अब 3 वर्ष और 65 वर्ष हो गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय व राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त इसके अतिरिक्त केंद्रीय व राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन भत्ता अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसा केंद्र द्वारा निर्धारित होगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष व जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद 2012 के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में अधिनियमित किया गया था। सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। वर्तमान में यह अधिनियम निरस्त हो चुका है। 5 अगस्त 2011 से निरस्त हो चुका है। अतः अब खाद्य सामग्री संबंधी विनियम मुख्यतः खाद्य संरक्षण और मानक अधिनियम 2006 के तहत होता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध द्वय संज्ञेय हैं और संक्षिप्तः विचारणीय हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(1) के अनुसार इस अधिनियम के तहत दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय होते हैं और ऐसे सभी अपराध न्यूनतम कारावास 3 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों को छोड़कर संक्षिप्त विचारणीय प्रकृति के होते हैं। इस अधिनियम के तहत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामलों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी अपराध क्या होते हैं? संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणीय। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध क्या होते हैं? संज्ञेय होते हैं और कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय होते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 15(a) के तहत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होते हैं। इस अधिनियम में दोनों व्यक्तियों के लिए कारावास तथा जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर ए और डी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को माना है, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में बोनस अंक दिया था। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश करने से इनकार करता है तो वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान या छात्रावास या जन साधारण या उससे किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो उनमें प्रवेश से इनकार करता है, तब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा के 5 के तहत दंडनीय है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? तो ये धारा 10 क के तहत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 क के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पल्स कलेक्टिव फाइन का उपबंध किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 1 के क्लॉज 2 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? तो धारा 14 के तहत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दिशा में कौन उत्तरदायी है? तो ये है उपरोक्त सभी, निर्देशक, सचिव और प्रबंधक सभी। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14(a) के अनुसार इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति कंपनी हो तो ऐसा व्यक्ति जो अपराध के लिए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार का संचालन के लिए उस कंपनी के भार साधक या उस कंपनी के प्रति उत्तरदायी था, इस अपराध के दोषी समझा जाएगा। तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। धारा 14(2) के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति से किया गया हो
वहाँ वे इस अपराध को के दोषी समझे जाएंगे। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पष्टता के आधार पर कारित किया गया है? तो ये करेगा जब वह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित हो। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अनुसार जहाँ की इस अधिनियम के अधीन अपराध घटित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए तब वह प्रतिकूल साबित न किया जाए। न्यायालय यह धारणा उत्पन्न करेगा कि क्या अस्पष्टता के आधार पर किया गया है। अपराध घटित करने का कोई कार्य अनुसूचित जाति के संबंध में किया जाए वहाँ जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अस्पष्टता के आधार पर ही किया गया है। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और प्रतिवादी पीड़ित जो है समान सामाजिक समूह से हों। दोनों समान सामाजिक समूह से हो तो अस्पृश्यता तक नहीं लगेगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा के प्रावधानों के तहत अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और प्रतिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हों। न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। ऐसे अपराध जो हैं अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था। यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया जाता है तो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो धारा 14 क के तहत। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 14 क के तहत सद्भावना पूर्ण की गई कार्रवाई के संरक्षण प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इज गुड फेथ के उपबंध में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये हैं गृह सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय। 1, 2, 4। सिविल नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 के नियम 1977 के प्राथमिक कार्यान्वयन की जिम्मेदारी व्यवहार तो राज्य सरकारी या संघीय राज्य क्षेत्रों का प्रशासन की होती है। केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार कार्यान्वयन नियम 1961 के तहत अधिनियमित क्रियान्वयन के संबंधी निम्नलिखित मंत्रालयों को सौंपे जाते हैं। गृह मंत्रालय को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को और जनजातीय कार्य मंत्रालय को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सही है। 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों में नहीं ग्राम पंचायत है। और सती प्रथा निषेध 1987 सही है। 73वां नहीं है। शहरी क्षेत्रों के निकाय में महिलाओं के लिए स्थानों का आवंटन 74वें संविधान संशोधन द्वारा है। मिलान करना है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 61 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। तो होएगा 2143 डी सही है। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ये 26 अक्टूबर 2006 को। महिलाओं को घरेलू हिंसा का संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति की सहमति से 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की सहमति जो है 13 सितंबर 2005 को मिली थी तथा 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो सामाजिक अधिनियम एंटी डॉरी है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट ये भी है। मीसा नामक एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में अधिनियमित हुआ था और 1978 में निरस्त भी कर दिया गया था। ये मीसा क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा यह आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में बनाया गया था। यह सामाजिक अधिनियम नहीं है, जबकि प्रश्नगत तीनों अधिनियम सामाजिक हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1878 में अधिनियमित हुआ था। यह प्रश्न अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त में हुआ था 30 जनवरी 1990 को।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है 1989 को राष्ट्रपति द्वारा 11 सितंबर 1989 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से प्रकृति में है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अधिनियम के अत्याचार निवारण अधिनियम कानून लागू हुआ था, तो ये हुआ था अधिनियम 1989। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 23 धाराएं हैं। कुल 23 धाराएं हैं। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ किन्हें प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त है केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति जनजाति 1989 अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 23 के अंतर्गत के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति संबंधित है। इस नियम की धारा 23(1) के अनुसार केंद्र सरकार सामाजिक राजपत्र के अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा 1989 के अधीन किसी लोक सेवक को के द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है 1 वर्ष का। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3(2) के क्लॉज 7 के अधीन 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत विशेष न्यायालय की व्यवस्था है? तो धारा 14 के तहत। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के अध्याय 4 की धारा 14(a) के तहत शीर्ष न्यायालय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय अथवा अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, जबकि धारा 15 में विशेष लोक अभियोजन की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करेगी। तो उच्च न्यायालय की सहमति से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ही ये जो है सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 89 के अधिनियम 1989 की धारा 14 के अधीन अपराध का विचारण करने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेक्शन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन क्या है? शीघ्र विचारण के लिए होगा। शीघ्र विचारण के लिए है। शीघ्र विचारण के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत 1989 की धारा 14 के तहत सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिष्ट करने के लिए शीघ्र प्रयोजन निवारण है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस निर्णय, दंडादेश और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? तो तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम की धारा 1989 की धारा 14 के तहत किसी विशेष न्यायालय या किसी अन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश को अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपीलें तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति जनजाति के उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित है? तो संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। यह अधिनियम अनुच्छेद 15 के तहत दी गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के संदर्भ में क्रियान्वयन के संदर्भ में है। इस अनुच्छेद से संरचना विभेद का सिद्धांत निर्गत करता है। इस अनुच्छेद से संरक्षा विभेद का सिद्धांत निर्गत होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो ये राज्य सरकार को है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 16 के अंतर्गत सामूहिक जो जुर्माना है उसको वसूल अधिरोपित करने की शक्ति राज्य सरकार को है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन से न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है? तो उपरोक्त सभी कर सकता है। दुष्प्रेषण, सामान्य उद्देश्य और सामान्य न्याय से। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम
1989 की धारा 8 के अधीन अपराध अभियोजन से न्यायालय दुष्प्रेषण, समान न्याय से और समान उद्देश्य आधारित कर सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू और प्रतिबंधित किया गया है? तो धारा 6 को। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा 6 को भारतीय दंड संहिता 1860 के कुछ उपबंधों को लागू किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 और 149 के उपबंध तथा भारतीय दंड संहिता के अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5 को और 23 के उपबंध जहाँ तक हो सके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनों के लिए लागू होते हैं। ज्ञातव्य है कि आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता से प्रतिस्थापित किया गया है जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो इसमें कुछ वो हैं दोस्तों, आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वर्ष 1995 में तत्संबंधी नियमों के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दिए गए अपराधों के लिए जांच अधिकारी 30 दिन के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपने का प्रावधान था, जिसे पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस के महानिदेशक को तत्काल अग्रसरित करता था। तथापि 2016 में इन नियमों में हुए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि ऐसे अपराध की जांच के लिए ऐसे अपराधों की जांच के लिए अधिकारी उच्च प्राथमिकता पर जांच पूरी करेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो बाद में रिपोर्ट को तुरंत राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशालय या पुलिस आयुक्त को भेजेगा और संबद्ध पुलिस थाने का भार साधक 60 दिन की अवधि, इस अवधि में जांच की अवधि भी सम्मिलित है, के भीतर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में आरोप पत्र फाइल कर देगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी इस प्रश्न में उत्तर डी माना है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधिनियम में से क्या पूर्णतः निषिद्ध है? तो गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं होगी, ये निषिद्ध है। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अधिनियम गिरफ्तारी से पूर्व जमानत निषिद्ध है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि अधिनियम के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो न्यायालय अग्रिम जमानत पर विचार कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध है? तो धारा 18 के तहत। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 के तहत इस अधिनियम के अधीन अपराध के आरोप में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि दंड प्रक्रिया की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ज्ञातव्य की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि इस अधिनियम के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो न्यायालय अग्रिम जमानत पर विचार कर सकती है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक होगा, रंग से कम ना हो। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1995 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत नियम 7 के क्लॉज 1 के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम का ना हो। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन भी निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? तो ये है पुलिस से भिन्न किसी भी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। दिए गए विकल्पों में पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण के लिए अधिकृत करना अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत भी निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई शक्तियाँ शामिल नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो ये सामूहिक जुर्माना आरोपित करना ये नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए विकल्पों में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 16 के तहत सामूहिक जुर्माना आरोपित करने और वसूलने की शक्ति राज्य सरकार को है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध किए गए अभियोज्य में अभियुक्त अपने बचाव में अभिवाक नहीं ले सकता है कि वह निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था।
वह भी पीड़ित की ही जाति का है, वो भी पीड़ित की जाति का है। कार्य से इतनी थोड़ी अपहानि हुई है जो कि शिकायत का विषय नहीं था या उपरोक्त होने। इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों। आते इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अपयोज्य में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक क्या नहीं ले सकता है कि वह पीड़ित की ही जाति का है, जबकि विकल्प ए सी में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता है। अतः प्रश्न में दो विकल्प उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब अनुसूचित जाति या जनजाति का न हो। उल्लेखनीय कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में एक से अधिक उत्तर सही होने के कारण इस प्रश्न को बोनस अंक दिया था। ए और सी दोनों सही है इसका दोस्तों। कार्य निजी प्रतिरक्षा के प्रयोग में किया गया था और इतने वो नहीं। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यात्रा देगा तो वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? तो वह जिसकी अवधि जो है 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी जुर्माने से। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3A के क्लॉज ZB में के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यात्रा देगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से दंडनीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्तियों द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य न हो, ये सही है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 14 में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय की धारा 2 घ में परिभाषित है, नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 अंग में परिभाषित है। आश्रित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 2 ख में परिभाषित है, तो इसका भी सही नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 के उपबंध 1 में स्थापित अनन्य न्यायालय धारा 2 ख घ में परिभाषित है, जबकि 2 घ में विशेष न्यायालय और से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत में है, जबकि अन्य विकल्प सही हैं। अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम 1995 अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन का उपबंध किया गया है? तो धारा 17 के तहत। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 17 जिला स्तरीय सतर्कता या मॉनिटरिंग समिति के गठन का उपबंध करता है। इसमें प्रबंध है कि प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट या अपने जिले में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति नियम 1995 में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो धारा 18 के तहत। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। इसके अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक 31 मार्च से पहले केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंध के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों और उसके द्वारा पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान तैयार की गई विभिन्न स्कीमों योजनाओं के बारे में रिपोर्ट अग्रेसित करेगी। संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तो 15 जून 2005 को। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित लोकसभा द्वारा 11 मई 2005 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 मई 2005 को होने के बाद 15 जून को तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई। यह अधिनियम की कुछ धाराएं तत्काल प्रभाव से 15 जून 2005 से ही प्रभावी हो गई, जबकि शेष अधिनियम 120 दिन के पश्चात 12-13 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 2005 से प्रभावी हुई। यह एक विधिक अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का यह विधिक अधिकार प्राप्त हो जाता है कि सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके और न मिलने पर अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने अवैधानिक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में निहित माना है
तथापि यह संविधान में उल्लिखित न होने के कारण संवैधानिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक विधिक अधिकार है। सूचना के अधिकार अधिनियम क्या है? तो ये एक मूल अधिकार, मतलब उसमें 19(1) में है शामिल, लेकिन ये एक विधिक अधिकार है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में संसदीय अधिनियम के एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक स्वतंत्रता और व्यक्ति स्वतंत्रता में मूल अधिकार में निहित माना है। इस आधार पर यदि केवल एक ही विकल्प का चयन करना हो तो विधिक अधिकार होगा। अगर अभिष्ट उत्तर होगा, परंतु प्रश्न में यदि 2 विकल्प चयनित हो तो विधिक उत्तर मूल अधिकार होगा। निम्नलिखित में कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? तो उद्देशिका में उल्लिखित है सूचना का प्रदर्शन। सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, सूचना का संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता चारों हैं। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में सूचना की पारदर्शिता है, सूचना का प्रकटन, सूचना की नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुत्ता, ये सभी शामिल है। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो समाज की महिलाएं व कमज़ोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। समाज की महिलाओं और कमज़ोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के उद्देश्यों में नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना शामिल है। स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक के शासन के साधनों पर आवश्यक नज़र रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम है। समाज की महिलाएं एवं कमज़ोर वर्गों को सशक्त करना इस अधिनियम की प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन पर विचार कीजिए, उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता। आवेदक को सूचना हेतु अनुरोध करता है, उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होता है। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा हटाया जाना। प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि, जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी न कर लो, दोनों में से जो पहले हो तब तक रहता है। तो पहले 5 वर्ष तक था, अब 3 वर्ष हो गया है। मांगे जाने के कारण नहीं देना होता है। इसमें एक से ज़्यादा गलत है दोस्तों, देख लेते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विकल्प बी के दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के खंड 6 के उपखंड 2 में के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध किए जाने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक को देने की अपेक्षा नहीं की जाती, कारण नहीं बताना होता है। उल्लेखनीय कि सूचना अधिकार अधिनियम 2019 में के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त तथा प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यभार या पद ग्रहण की तारीख 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि तत्व संबंधित अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति के समापन के बाद अब इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने से 21 अक्टूबर 2019 के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख में भी लागू हो गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो ये है धारा 12। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग के गठन संबंधी उपबंध। सूचना का अधिकार के अधिनियम की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन संबंधी उपबंध है, अतः यह धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। इस अधिनियम की धारा 18 में सूचना आयोग की शक्तियों और कृतियों तथा धारा 19 में
18 में सूचना आयोग की शक्तियों कृतियों, 19 में अपील तथा 25 में मॉनिटरिंग करने की रिपोर्ट शामिल है। मॉनिटरिंग करना, रिपोर्ट करना संबंधी उपबंध है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? तो जुर्माना लगा सकता है केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत दिए गए प्रावधान में किया गया है कि धारा 20 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यदि उनकी राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग, सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन लेने से इनकार कर दिया, ब्यौरे के बिना इस सूचना के लिए कोई आवेदन लेने से इनकार कर दिया है, तो ये धारा 7 के अधीन निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी है, मतलब आवेदन लेने से इनकार कर दिया, या धारा 7 के अधीन जो समय है उसके अंदर कोई सूचना नहीं दी है या देने से इनकार किया है, तो या जानबूझकर गलत या अपूर्ण भ्रामक सूचना दी है, तो उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी, या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, किंतु ऐसी शास्ति का कुल रकम 25,000 से अधिक नहीं होगा। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। यह एक सांविधिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 अनधिक सूचना आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयोग होगा, 10 अनधिकृत सूचना आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होगा? तो ये होगा 3 वर्ष और 65 वर्ष हो गया है, पहले 5 वर्ष और 65 वर्ष था। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं होता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति का वो नहीं होता। सदस्य मुख्यमंत्री होगा, राज्य विधानसभा का विपक्ष का नेता होगा, मुख्यमंत्री या मनोनीत कैबिनेट होगा, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में राज्य का मुख्यमंत्री होगा जो अध्यक्ष होता है, राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो ये हो सकता है राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विधि क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के उपधारा 5 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रवक्ता, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान अनुभव रखने वाला समाज के प्रख्यात व्यक्ति होंगे। वहीं धारा 15 के उपधारा 6 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा, किसी राजनीतिक दल से भी संबंध नहीं होगा, कोई कारोबार नहीं करेगा, कोई वृत्ति नहीं करेगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये है RTI अधिनियम। मजदूर किसान शक्ति संगठन का स्थापना 1990 में अरोड़ा राय, निखिल डे और शंकर सिंह आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से की गई थी। संगठन का विशेष रूप से सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष और जन आंदोलनों के लिए जाना जाता है। वस्तुतः भारत में सूचना के अधिकार और जन आंदोलन की शुरुआत 1990-91 से मानी जाती है। तब के राजस्थान सरकार ने अकाल राहत कार्यों को दी जाने वाले मजदूरी के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग आदि को लेकर जन सुनवाई जैसे माध्यमों में सफल संघर्ष प्रारंभ किया। सूचना के अधिकार अधिनियम को लाने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है, तो दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है।
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सामान्यतः नौकरशाही उत्तरदायित्व के मनोभाव में वृद्धि हुई है, तथापि अभी भी इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। इस प्रकार कथन और कार्य दोनों सही हैं, परंतु सही व्याख्या नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुँच। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के अनुसार सूचना के अधिकार से प्रायः किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं से पहुँच से है। सूचना के अधिकार के तहत अभिलेखों, दस्तावेजों एवं कार्यों का निरीक्षण किया जा सकता है तथा सामग्री एवं नमूना भी लिया जा सकता है। इस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने के कारण अवश्य बताना चाहिए। तो ये मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था। मद्रास उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने सितंबर 2014 में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। हालांकि इस पीठ ने शीघ्र स्वतः संज्ञान में लेते अपने निर्णय को इस भाग को हटा दिया था। उक्त खंडपीठ के न्यायमूर्ति N. पॉल बसंत कुमार और न्यायमूर्ति K. रविंद्र चंद्र बाबू 2 न्यायाधीश थे। उल्लेखनीय कि RTI एक्ट के 2005 में इस तरह की किसी भी बाध्यता का उल्लेख नहीं था। इस अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना तथा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर के मूल तत्व में शामिल है, किंतु अभिकरण के कार्यों के निरीक्षण का प्रावधान इनमें शामिल नहीं है। भारत में सार्वजनिक सेवाओं के संदर्भ में नागरिक अधिकार पत्र की संकल्पना को सर्वप्रथम 1997 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न राज्यों संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो यह है जनजातीय कार्य मंत्रालय ही नोडल एजेंसी है इसकी। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अभिकरण या नोडल एजेंसी है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति और एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो ये होगा ग्राम सभा। अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 6(a) के अनुसार ग्राम सभा जो है व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों तथा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकारी है। इसके बाद तहसील और जिला स्तर के पर इनकी जांच की जा सकती है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? तो यह है स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। ये है, ये सही है इसका। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के भारतीय संविधान के अंतर्गत किए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है के अनुरूप इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी 2010 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किसी भी निर्णय से न्यायित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर दायर कर सकता है? तो 90 दिन के भीतर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। यह भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। इसकी क्रियान्वयन विवादित हो गया। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, यही नहीं है।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संस्थानों, संगठनों, कंपनियों तथा तत्व संबंधी उद्देश्यों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम को भारत की संसद द्वारा बनाए गए 2013 के अधिनियम भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापना के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 से प्रतिस्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन श्रम संबंधी अधिनियम को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित करता है? तो पहला हो जाएगा दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम नहीं होगा, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1, 2, 4 होगा। मजदूरी संहिता द कोड ऑफ वेजेस 2019 में 4 श्रम अधिनियम अर्थात न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, बोनस संदाय अधिनियम 1956 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को शामिल किया गया है। ठेका संविदा या श्रम विनिमय उत्साधन अधिनियम 1970 इसमें शामिल नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कंपनी अधिनियम 2013 सही है। भारतीय संविदा अधिनियम ये 1872 है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यही सम्मिलित नहीं है। साझेदारी अधिनियम 1932 सही है और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 भी सही है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907 है, यही सम्मिलित नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 सही है। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 सही है। समाचार पत्र अपराधों को प्रोत्साहन अधिनियम 1908 सही है। राजद्रोह सभाओं को रोकने के लिए अधिनियम जो है 1907 में लाया गया था। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का दीजिए। तो लेक्सी लॉक अधिनियम, बंगाल टेनेसी अधिनियम, आयु सम्मति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो ये दोनों सारे 1, 2, 3, 4 हैं। लेक्सी लॉक के अधिनियम 1850 में धर्मांतरित व्यक्ति की पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 बंगाल का अधिनियम था, जिसमें व्यापक किसान विद्रोह के प्रत्युत्तर में जमींदारों को उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। आयु सहमति अधिनियम 1991 पारित हुआ था और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भारत विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए 1904 में पारित हुआ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहचानना, यह कृत्य जिस नियम के अधीन है। शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी की ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के तहत है। बंदूक, तोप या अनुष्ठान परक गोला दागना जिससे अन्य लोगों के व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो, आयुध संशोधन अधिनियम 1919 के तहत। अनधिकृत रूप से पुलिस सेना वर्दी को पहचानना या शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 6 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है तथा जुर्माना या दोनों रूप से दंडित किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी या संघ सशस्त्र बलों के सदस्यों में ड्यूटी तैनात होने के दौरान जानबूझकर उसे गुमराह करना या अन्यथा उसके काम में हस्तक्षेप करना शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके लिए कारावास और 3 वर्ष की सजा दोनों भी हो सकती है। कारावास से जुर्माना ये दोनों दंडित किया जा सकता है। आयुध संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा आयुध अधिनियम 1958 संशोधन कर हर्ष फायरिंग या अनुष्ठान पर गोली दागने को अपराध घोषित किया गया है। संशोधित अधिनियम की धारा 25(9) के तहत हर्ष फायरिंग के अपराध के दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम को 2005 में भारत सरकार द्वारा देश के प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े अन्य मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम हेतु विधेयक राज्यसभा द्वारा 28 नवंबर 2005 को तथा लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 2005 को पारित किया गया था।
तथा 23 दिसंबर 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात यह अधिनियमित हो गया था। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की व्यवस्था और संरचना का प्रावधान किया गया था। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था तो ये 2005 में। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय के एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन कौन होता है तो ये होता है प्रधानमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। उक्त अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में एक अध्याय और 9 से अनधिक सदस्य एक अध्यक्ष और 9 से अनधिक सदस्य होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर निम्नलिखित में से किस कानून से प्राप्त हुआ था तो ये हुआ था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 2 और 4। कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 से प्राप्त हुआ था। कोविड-19 जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किए जाने के बाद देश में इसके बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2020 को लिए निर्णय के तहत महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधान राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करने की सलाह दी। राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 6 और 6 के क्लॉज 2 के 1 के तहत NDMA के 24 मार्च 2023 में लागू किया गया था। भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था तो वन संरक्षण अधिनियम 1980। वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित तथा उससे आनुषंगिक और प्रासंगिक विषयों को बंद करने के लिए इस अधिनियम को संक्षिप्त शीर्षक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में 25 अक्टूबर 1980 से प्रभावी। विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित हुआ था 3 अगस्त को। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन है तो जैव विविधता संशोधन अधिनियम एक्ट 2023 पारित किया गया था। 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद उसी दिन विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित किया गया। उल्लेखनीय है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 को 5 फरवरी 2003 को अधिसूचित किया गया तथा यह 2 चरणों में 1 अक्टूबर 2003 और 1 जुलाई 2004 में प्रभावी हुआ था। यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो क्या होगा। राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक या प्राधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र का शिकार की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ियों वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है तो वन्य जीव अधिकारी बन जाता है। क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। 2 सही है इसमें। वन जीव अधिनियम 1972 के अनुसार समुदाय परिरक्षित कम्युनिटी रिजर्व राष्ट्रीय उद्यानों वन जीव अभयारण्यों और संरक्षक प्रारक्षित कन्वर्जन रिजर्वेशन के साथ संरक्षित क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं। कि धारा 30 के अनुसार राज्य सरकार जहां किसी समुदाय या किसी व्यक्ति के वन जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए स्वेच्छा प्रकट की है किसी निजी अथवा सामुदायिक भूमि को जो राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य अथवा किसी संरक्षित प्रारक्षित क्षेत्र में समाविष्ट न हो, प्राणी वनस्पति और परंपरागत या सांस्कृतिक संरक्षण मूल्यों और प्रथाओं की संरक्षा करने के लिए समुदाय प्रारक्षित रूप से घोषित कर सकेगी। WLPA की धारा 36D के अनुसार राज्य सरकार एक समुदाय प्रारक्षित प्रबंध समिति का गठन करेगी जो समुदाय प्रारक्षित और संरक्षित रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी
जिम्मेदार प्राधिकारी होगी। कथन एक असत्य है। किसी वन्य क्षेत्र को समुदाय पर आरक्षित और क्षेत्र घोषित किए जाने के लिए वहाँ न तो शिकार करने की अनुमति होगी और न ही पारंपरिक कृषि प्रथाओं की। अतः कथन दो सत्य है। जबकि कथन चार असत्य है। ऐसे क्षेत्र में वहाँ स्थानीय लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद संग्रह करने की अनुमति होती है। 3 भी सही है। लॉकडाउन के दौरान विधि व न्याय भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था? तो 2001 में। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिसूचित किया गया था। इसके प्रावधान क्रमिक रूप से 11 नवंबर 2005 और 19 अक्टूबर 2006 को प्रभावी हुए थे। यह पौधों की किस्मों, कृषकों एवं पौधों के संवर्धन में सम्मिलित लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को प्रोत्साहित करने हेतु लाया गया था। आधार मेटा डेटा को 3 महीने के से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। सही है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य। गलत है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य। सही है। उच्चतम न्यायालय ने 2018 में अपने महत्वपूर्ण निर्णय जस्टिस KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद में उल्लेखित किया कि आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। अतः यह निर्णय आधार प्रमाणीकरण अधिनियम 2016 में बढ़ित 5 वर्षों तक इसके सुरक्षित संग्रहित रखने के प्रावधान को गलत ठहराता है। अतः ये गलत है। 2 कथन सही है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार राज्य निजी निगमों से आधार डेटा का साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि KYC मानकों के संदर्भ में इसका स्वैच्छिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार कथन 3 सही नहीं है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अभिकथित किया है कि भारत की संचित निधि से वित्तीयन प्राप्त करने एवं कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लक्षित लाभार्थियों तक हित लाभ पहुँचाने के लिए आधार का उपयोग जो है किया जाएगा, विधि सम्मत है। आधार कार्ड का उपयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाएगा। नहीं। एक बार जारी करने के पश्चात से निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। न तो 1 न तो 2। आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UDI द्वारा प्रदत्त 12 अंकों का एक अद्वितीय संख्या है जो भारत के निवासियों को पहचान हेतु प्रदान की जाती है। इसके आधार पर पहचान पत्र या संख्या पत्र प्राप्त करने हेतु भारतीय निवासियों को अपनी जनांकिकी और बायोमेट्रिक सूचनाएं प्रदान करनी होती हैं। आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 के अनुसार ये आधार केवल पहचान पत्र और उसके आधार पर किसी नागरिकता या अधिवास का दावा नहीं किया जा सकता है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 23G के अनुसार आधार संख्या को नियमों के तहत जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा निष्क्रिय लुप्त भी किया जा सकता है। ई-गवर्नेंस के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के में निम्नलिखित प्रावधानों को में सम्मिलित कीजिए। तो रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता धारा 4 रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता धारा 4(2) इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता धारा 5 सरकार और उसकी एजेंसियों इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग ये हो धारा 6(4) इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम और विनियम का कौन ये हो जाएगा 3 धारा 8(2143) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता धारा 5 सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग धारा 6 इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में नियम और विनिमय आदि का प्रकाशन धारा 8। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति की संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय
अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के अनुसार अध्यापक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सही है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 के उपधारा 1 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हता का निर्धारण करने वाली शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी भी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के तहत दिशा निर्देश के अनुरूप दिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारों या अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियाँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूल में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण विनियम 2001 के अनुसार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भारत में 90% अध्यापक शिक्षा संस्थान निजी क्षेत्र के तहत हैं। अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था? तो ये था वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना। 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित किया गया, जिसे अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की थी। तत्पश्चात इस विधेयक को 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा द्वारा और 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद इसे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुरूप अधिसूचित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाना, उनकी पारदर्शिता, शासन, गवर्नेंस और जवाबदेही को सुनिश्चित करना तथा कुप्रबंधन को रोकना। यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्डिंग, प्रशासन की तकनीकी और संरचनात्मक सुधार लाने पर केंद्रित है, ताकि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत की गई थी। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक राज्य अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षक और उचित पुनर्विलोकन करने के प्रयोजन के लिए एक राज्य खाद्य आयोग की गठन करेगा। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों, विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच कराने के लिए नमूने लेने का अधिकार एकदम सही है। उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच पर अपनी शिकायत दर्ज करता है तो इसके लिए उसे कोई फीस नहीं देनी होगी, एक मिनिमम फीस है। और उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच पर शिकायत दर्ज कर सकता है, तो सही है। 1 और 3 सही है। 1986 के संसद द्वारा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। वर्तमान में इसे उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 प्रभावी है। इसके तहत उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच के लिए नमूने लेने का अधिकार है। उपभोक्ता गड़बड़ी पाए जाने पर उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए उसे निर्धारित फीस देनी पड़ती है। यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका वैधानिक उत्तराधिकारी को वह अधिकार है जो उपभोक्ता मंच पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। जिसका 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है उनका जो शिकायत जो है जिला फोरम करता है उसकी जाँच। राज्य सरकारों द्वारा उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना की जा सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से एक से अधिक सही है दोस्तों। इसमें से एक से अधिक सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र को प्रख्यापित करता है, जिसमें जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग शामिल है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला आयोग उपभोक्ता निवारण अधिनियम का गठन करेगी। यदि वह उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक भी जिला आयोग का गठन कर सकती है। जिला आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होंगे। जिला आयोग में कम से कम एक सदस्य या अध्यक्ष महिला होगी। इस अधिनियम के तहत यह उपबंधित किया गया है कि जिला आयोगों के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो। वहाँ 50 लाख दिया था, 1 करोड़ से अधिक न हो। परंतु 30 दिसंबर 2021 को अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग और राज्य आयोग राष्ट्रीय आयोग अधिकारिता अधिनियम 2021 के तहत यह निर्धारित किया गया कि जिला आयोगों के
क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें आएंगी जहां वस्तुओं और सेवाओं के किए गए मूल्य का भुगतान 50 लाख से अधिक न हो। इस प्रकार वर्तमान के संदर्भ में प्रश्नगत तीनों ही कथन सत्य हैं, इसलिए इसका ई उत्तर होगा। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य सरकार उपयुक्त समझे तो जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, एकदम सही है। जिला फोरम में कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, ये भी सही है। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करेगा जिनमें माल या सेवाओं में कुल मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक ना हो, ये भी सही है। उपभोक्ता हितों के सामान्य प्रतिनिधित्व रखते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कराएगा, तो सही है, सभी सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार उस काल में जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को करेगा जिसमें 20 लाख रुपये से अधिक न हो, अतः सी था, लेकिन अब वर्तमान में ये 50 लाख रुपये हो गया है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।